नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का महत्व। तो उसमें भी हम पढ़ रहे थे जीव क्लोनिंग। जीव क्लोनिंग में जो हमने कल देखा था तो उसको देखा था वो डोली। डोली एक भेड़ का क्या था, क्लोन था, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया गया था। उसकी मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी। 1996 में डोली का जन्म हुआ था और 2003 में डोली की मृत्यु हो गई थी। और किस रोग से हुई थी, तो अर्थराइटिस रोग से डोली की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जो भेड़ की दूसरी क्लोन तैयार की गई थी वो थी पोली, और जो तीसरी तैयार की गई थी वो थी क्लोन। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद जो टाइटल रहेगा, तो वो टाइटल रहेगा क्या, स्कॉटलैंड की संस्था ने डोली का क्लोन तैयार किया था। तो आज हम जानते हैं क्या, भारत में क्लोनिंग। अब ये क्लोनिंग जो भारत में बात करते हैं, तो बात करते हैं हम 2009 की। कब की बात करते हैं, बात करते हैं हम 2009 की। 2009 में क्या हुआ था, जैसे कि 2009 में भारत के वैज्ञानिकों ने डेयरी रिसर्च संस्था करनाल, ये कहाँ पर है, करनाल है, डेयरी रिसर्च संस्था, बात कर रहे हैं 2009 की बात करते हैं। और बात करते हैं डेयरी रिसर्च जो ये संस्था थी, ये कहाँ थी, करनाल। और ये करनाल कहाँ पर है, करनाल पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। तो हम बात करते हैं 2009 की। और 2009 में क्या हुआ था कि भारत में जो 2009 में भारत के वैज्ञानिकों ने डेयरी रिसर्च जो संस्था थी, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। इसने क्या किया था, इस संस्था के द्वारा एक गरिमा भैंस, जो गरिमा नाम की भैंस का क्या किया गया था, क्लोन तैयार किया गया था। तो और जो ये गरिमा थी, इसकी कितने दिन बाद मृत्यु हो गई थी, तो 5 दिन तक ये जीवित रही थी, यानी कि 5 दिन बाद इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो हमने बात की कि भारत में क्लोनिंग, तो 2009 में भारत के वैज्ञानिकों ने डेयरी रिसर्च संस्था करनाल हरियाणा में क्या किया गया, गरिमा भैंस का क्या क्लोन तैयार किया गया। लेकिन 5 दिन बाद इस गरिमा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अब हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत सुना होगा आपने, ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, टेस्ट ट्यूब, बात हम करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी की। अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे इसका यूज़ होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यही देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, ये 3 प्रक्रियाओं द्वारा की जाती है। हम बात करते हैं किसकी, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, ये 3 प्रक्रियाओं द्वारा की जाती है। एक बात ये बात हो गई कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है 3 प्रक्रियाओं द्वारा तैयार की जाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, महिला और पुरुषों की बात कर लेते हैं, तो कई बार होता है थायराइड में समस्या आ जाती है। जो हमारी थायराइड होती है उसमें समस्या आ जाती है, जिससे भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी की। और दूसरी बात, अंडोत्सर्ग की समस्या हो जाती है, यानी कि समय समय पर अंडे का निष्कासन नहीं होता, यानी कि अंडोत्सर्ग नहीं होता। तो ये भी एक समस्या है किसकी, यानी कि इसकी कमी में भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट ट्यूब बेबी की। यानी कि समय पर महिलाओं में अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो कॉमन सी बात है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, इसके बाद हम और देखते हैं, जैसे गर्भाशय, कई बार क्या हो जाता है, गर्भाशय की जो झिल्लियाँ होती है, गर्भाशय की झिल्लियाँ ये कमज़ोर पड़ जाती है। जब ये कमज़ोर पड़ जाती है तो इसके कारण भी क्या होता है, जो मादा होती है ये बच्चे पैदा करने में समर्थ नहीं होती। इसलिए हम ये भी एक कारण हो सकता है कि गर्भाशय क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी टेस्ट ट्यूब बेबी का एक कारण हो सकता है। और हम इसके बाद बात करते हैं, जैसे पुरुषों में शुक्राणुओं की क्या होती है, कमी हो जाती है। हम पुरुषों में भी देख लेते हैं, शुक्राणुओं की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अगर शुक्राणुओं की कमी हो जाएगी तो साफ सी बात है, हमें टेस्ट ट्यूब बेबी की यानी कि इस प्रक्रिया की क्या पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरी बात, कई बार क्या होता है, शुक्राणु तो होते हैं लेकिन उन शुक्राणुओं में ताकत नहीं होती, ताकत की कमी होती है। आ रही है बात समझ में। तो ये चीज़ें होती है किसकी, हमें देखो कि हमें टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत क्यों, ये चीज़ लिख सकते हैं, ज़रूरत क्यों। तो ज़रूरत की बात करते हैं तो क्या होती है, पहली बात करते हैं तो थायराइड की समस्या हो जाती है। थायराइड समस्या की बात कर लेते हैं। अब थायराइड समस्या की बात कर, इसके बाद देखते हैं जो अंडोत्सर्ग होता है, इसकी बात कर लेते हैं, अंडोत्सर्ग की समस्या। अंडोत्सर्ग की समस्या के बाद हम देखते हैं, जैसे क्या होता है, कई बार
जो अब हमारा महिलाओं का जो गर्भाशय होता है ये क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो गर्भाशय क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाता है। अगर गर्भाशय कमज़ोर हो जाता है, इसके बाद हम देखते हैं शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, शुक्राणुओं की कमी। और कई बार क्या होता है, शुक्राणु तो बनते हैं लेकिन शुक्राणु में क्या नहीं होती, शुक्राणुओं में क्या नहीं होती, ताकत, शुक्राणु में ताकत की कमी हो जाती है। तो ये जो होती है, ये जो कारण होते हैं, यानी कि इनकी जो हमें कमी हो जाएगी, इनकी अनुपस्थिति में हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब बेबी की। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पुटअप होने वाला है, वो होगा दुनिया में जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई थी उसका नाम था ब्राउन, और जो भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई थी उसका नाम था हर्षा। तो हम बात करते हैं ब्राउन और हर्षा की। तो देखो ये तो हो गई ब्राउन और ये हो गया हर्षा। तो ये क्या थी, अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में जो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई थी वो थी ब्राउन। तो विश्व की बात कर लेते हैं। अगर विश्व में बात करते हैं, विश्व में सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई थी, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब TTB, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई थी, उसका नाम था ब्राउन। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो सबसे पहले बनाई गई थी TTB यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उसका नाम था हर्षा। क्या नाम था, हर्षा। ये देखो हर्षा। अब आप इधर देखिएगा, ये थी हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी की जो आधार बोल सकते हैं इसको, कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है वो 3 प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में 3 प्रक्रियाएं संचालित हो जाएगी, वो अभी देख लेंगे। और दूसरी बात, हमें टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब थायराइड की समस्या हो सकती है, अंडोत्सर्ग की समस्या हो सकती है, गर्भाशय कमज़ोर पड़ सकता है और शुक्राणु की कमी हो सकती है। और शुक्राणु की कमी नहीं हो तो शुक्राणु में कभी कभार क्या होता है, ताकत नहीं होता। तो जिससे भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब बेबी की। और बात करते हैं विश्व में सबसे पहले जो TTB यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाई गई थी उसका नाम था ब्राउन। और भारत में अगर सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं तो उसका नाम क्या था। अब देखते हैं, एक होता है जिप्ट, एक होता है गिफ्ट और एक होता है IVT। ये जो 3 प्रक्रिया होती है, देखो इनकी बात करते हैं। जो 3 प्रक्रिया की बात करते हैं ये होती है जिप्ट GIFT, एक होता है गिफ्ट GEFT, देखो, और एक आता है IVT। अब इधर देखिएगा, ये जो है, जो ये गिफ्ट होता है GIFT, हाँ ये आई है यहाँ पर, ये भी आई है, ये भी आई है, एक बार देख लो इसको। ये जिप्ट हो गया, ये गिफ्ट हो गया, GIFT। अब जो मैंने अभी बोला कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है इसमें 3 प्रक्रियाओं से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली जो होगी जिप्ट हो जाएगी, जो दूसरी हो जाएगी गिफ्ट हो जाएगी, और जो तीसरी हो जाएगी IVT हो जाएगी। अब इनको अब एक एक करके अलग अलग देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, जिप्ट की। अब ये जिप्ट क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं संपन्न हो सकती है। तो बात करते हैं जिप्ट की। तो जिप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। अगर जिप्ट की जो फुल फॉर्म की बात करते हैं तो जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र होती है इसकी फुल फॉर्म। जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जिप्ट। ये देखो जिप्ट, अगर जिप्ट की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर जिप्ट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। क्योंकि यहाँ पर जिप्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये आई भी क्या हो जाएगी यहाँ पर शामिल हो जाएगी। तो इसको यहाँ से देख लेते हैं, इंट्रा इसलिए होगी क्योंकि शरीर के अंदर की बात हो रही है, अंदर में क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे जाइगोट को। तो इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हम सबसे पहले अब देख लेते हैं जिप्ट को। ये जो जिप्ट होता है इसमें क्या होगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, जिप्ट की। अब जो ये जिप्ट होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जब शुक्राणु तथा अंडाणु को क्या किया जाता है, शरीर से बाहर क्या करवाया जाता है, निषेचित करवाया जाता है। यानी कि शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, इनकी जो प्रक्रिया होती है शरीर के बाहर होती है, जिसमें क्या होता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। देखो ये रहा अंडाणु और ये रहा शुक्राणु, सपोज दैट। तो ये दोनों का मिलन होगा तो बनेगा क्या, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट को बोलते हैं हम युग्मनज, बोलते हैं ना युग्मनज। लेकिन जो ये प्रक्रिया होती है मादा के शरीर की, मतलब ये जो प्रक्रिया होती है शरीर से क्या होती है, शरीर से बाहर होती है। आ रही है बात समझ में, शरीर से बाहर कैसे होगी, इसका मतलब ये होता है कि देखो शुक्राणु तथा जो अंडाणु का शरीर से बाहर निषेचन करवाने की प्रक्रिया में जो शामिल होता है वो जिप्ट शामिल होता है। और दूसरी बात, जिससे क्या बन जाता है, एक युग्मनज का निर्माण
हो जाता है। अब जो ये युग्मनज होता है, जो हमने ये युग्मनज बनाया, ये जाइगोट, ये जो युग्मनज होता है इसमें क्या होता है, इस युग्मनज को किराए की मादा के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, किराए की मादा की बात करते हैं। देखो किराए की मादा का मतलब ये होता है कि ये पुरुष है, ये यहाँ से पुरुष है जिसका हमने क्या ले लिया, शुक्राणु ले लिया, ये पुरुष हो गया जिसका हमने ले लिया शुक्राणु, ये हो गई मादा। क्योंकि इनमें कहीं ना कोई कुछ समस्या ही समस्या ही है, तभी तो हम क्या बात कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं समस्या नहीं होती तो टेस्ट ट्यूब की बात ही नहीं करते अपन। तो इसमें मादा का और जो पुरुष का अंडाणु शुक्राणु एक साथ लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर युग्मनज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अगर युग्मनज के निर्माण की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं, अगर युग्मनज की बात करते हैं तो इसमें आगे देखते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, युग्मनज हो गया। तो पुरुष की बात करते हैं, अगर इन दोनों में शुक्राणु और अंडाणु प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाने या बन पा रहे, या फिर इसमें गर्भाशय की समस्या हो सकती है, थायराइड की समस्या हो सकती है, इसी वजह से हम क्या करवा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करवा रहे हैं। तो इन दोनों से, इनसे तो पुरुष से तो क्या ले लिया जाता है, शुक्राणु ले लिया जाता है, और मादा होती है उसे ले लिया जाता है अंडाणु। फिर या इनको क्या करते हैं, बाहर पात्र में क्या कराएंगे, इनका निषेचन करवा देते हैं, और निषेचन करवाते ही इनका क्या कर दिया, जैसे कि कोई किराए की मादा, यानी कि दूसरी महिला हो गई किराए की मादा। जो किराए की मादा होती है, इसकी कोंख में, इसकी जो कोंख का मतलब फैलोपियन ट्यूब में निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका जो किराए की मादा होती है, इसकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इनकी फैलोपियन जो नलिका होती है, इसमें क्या कर दिया जाता है, इस युग्मनज को इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो ये निषेचन होता है, इसमें निषेचन पात्रीय अवस्था में होता है। जो ये निषेचन होता है इसमें, पात्रीय का मतलब समझ रहे हो ना, बाहर होगा, देखो ये रहा, ये रहा, ये पात्र हो गया ऐसे। तो इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया की बात करते हैं, वो कैसी अवस्था में होगा, पात्रीय अवस्था में, यानी कि इन विट्रो पात्रीय अवस्था में। पात्रीय अवस्था बोले तो इन विट्रो, ये इन हो गया, ये विट्रो हो गया। आई मेरी बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात कर लिए बहुत ही अच्छे रूप में क्या, जिप्ट की। जिप्ट का मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरी बात, इसमें जो शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन करवाया जाता है, वो मादा के शरीर से बाहर करवाया जाता है। फिर इनका पात्र में निषेचन करवाने के कारण इसको बोला जाएगा पात्रीय अवस्था, या फिर इन विट्रो। और इन विट्रो की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये निषेचन हमारे पास जो युग्मनज तैयार होता है, इसको जो मादा होती है किराए की मादा, इसकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इसमें क्या कर दिया जाता है, स्थानांतर कर दिया जाता है। और स्थानांतर करने के बाद जब तक बच्चा नहीं पैदा होता, यानी कि एक समय अवधि होती है, जैसे 9 मंथ की बात करते हैं, तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक ये किराए की मादा होती है। इसकी देखभाल जो ये दोनों होते हैं, यानी कि इनकी देखभाल और जो खर्चा वगैरह जो भी सारा सिस्टम होता है, वो कौन देखेंगे, ये दोनों देखेंगे। इसकी देखभाल करना भी किसका कार्य होगा, इन्हीं का कार्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये किराए की मादा होती है, लेकिन बच्चा चाहिए इनको। अगर इनकी बात करते हैं तो बच्चा इन्हीं को चाहिए, तो इनका ध्यान भी कौन रखेंगे, ये रखेंगे। ठीक है, इनकी देखो एक बात और बता दो, जी किराए की मादा होती है ना, इनकी इज्जत बहुत होती है। वैसे क्यों होती है, क्योंकि देखो एक तो ये क्या करती है कि इन दोनों में जनन करने की क्षमता नहीं है, ना तो अंडाणु बन रहे ना शुक्राणु बन रहे, तो इसके इनके पास संतान उत्पन्न होने की तो संभावना है ही नहीं इन दोनों के पास। तो ये करते क्या है, मादा जब किराए की मादा लेते हैं तो इनकी इज्जत वगैरह, मतलब इज्जत के साथ साथ इनका प्रॉपर तरीके से पूर्ण रूप से क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। क्योंकि इनका जो गर्भाशय होता है, जिसमें किन की संतान पल रही है, इन दोनों की संतान पल रही है, तो ये किराए की मादा होती है। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हमने कर दिया। अब हम देखते हैं इसके बाद IVT, इसका मतलब क्या होता है, IUT। देखो IUT, ये रहा IUT। अब देखते हैं IUT क्या होता है। IUT का मतलब क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं। देखो ये जो प्रक्रिया होती है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी वाली, वैसे अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी देखने को मिलता है। तो IUT की बात करते हैं तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन, देखो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, हम बात कर रहे हैं किसकी, IUT। IUT की बात करते हैं
सबसे पहले हमने जिप्ट की बात कर ली, अब बात करते हैं IUT की। तो ये जो IUT होता है इसमें क्या होता है, इसमें होगा क्या, देखो आप, इसमें जो शुक्राणु होते हैं और जो अंडाणु होते हैं इनको शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है, निषेचित करवा दिया जाता है। और निषेचन देखो, ये अंडाणु होगा, ये शुक्राणु होगा, इनका करवा दिया यहाँ पर निषेचन। ये निषेचित अंडा होगा, ये होगा 8 कोशिका से युक्त होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? 8 कोशिका से क्या होगा, ये 8 कोशिकीय अवस्था से क्या होगा, भ्रूणीय अवस्था में तैयार किया जाता है। ये जो भ्रूण होता है ये 8 कोशिका से क्या होगा, तैयार होता है। इनकी इस भ्रूण में कितनी कोशिकाएं होगी, लगभग 8 कोशिकाएं होंगी। तथा इस भ्रूण को क्या क्या किया जाएगा फिर इसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कि हमने अभी जिप्ट में देखा था। यानी कि क्या देखा था कि इस भ्रूण को भी किराए की मादा के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ये जो होता है ये भी कैसा होता है, इन विट्रो यानी कि पात्र अवस्था की प्रक्रिया ही होती है। क्योंकि जो ये निषेचन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, पात्र में हो रहा है, इसलिए जो ये प्रक्रिया होती है इसमें आपको ये ध्यान रखना, जैसे IUT की बात होती है तो इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर की यहाँ पर बात होती है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे अंडाणु, यहाँ से ले लेंगे शुक्राणु। अगर अंडाणु और शुक्राणु की बात करते हैं तो इनका जो निषेचन करवाया जाता है ये करवाया जाता है पात्र में, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इन विट्रो बोला जाएगा। और इन विट्रो बोला जाएगा तो यहाँ से बनता है युग्मनज। और ये जो जाइगोट होता है यानी कि युग्मनज होता है, इसका क्या किया जाता है, ये जो युग्मनज होता है इसमें इसकी जो भ्रूणीय अवस्था होगी इसमें कितनी कोशिकाएं होगी, 8 कोशिकाएं उपस्थित होगी। और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, मादा यानी कि किराए की मादा के शरीर में यानी कि गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो ये किसकी बात हो गई, IUT की बात हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा गिफ्ट होता है। अभी गिफ्ट क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। देखो इधर हम बात करते हैं गिफ्ट की। ये गिफ्ट क्या होता है, ये देने वाला गिफ्ट नहीं है, हम बात कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की। किसकी बात कर रहे हैं, जो गिफ्ट होता है इसमें होता है गेमिट। ये गेमिट का मतलब होता है युग्मक, जानते हो ना, युग्मन। गेमिट अलग अलग होते हैं, जैसे शुक्राणु हो गया गेमिट हो गया, अंडाणु हो गया गेमिट हो गया। लेकिन जो जाइगोट होता है ये होता है अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन होने के बाद जो क्या बनती है, कोशिका बनती है, वो क्या होती है, जाइगोट होती है। तो हम बात करते हैं गिफ्ट की। और गिफ्ट की बात जैसे ही करते हैं तो इसमें क्या होता है, गिफ्ट की हमें सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म में ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर जाइगोट था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेमिट हो जाएगा। तो यही गेमिट हो जाएगा। और गेमिट की जगह फिर आई से क्या बन जाएगा, इंट्रा। और इस ऐप से क्या बन जाएगा, फैलोपियन। और ये फैलोपियन और ये टी से क्या बन जाएगा, ट्रांसफर। तो ये इसकी होती है फुल फॉर्म। सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म का ही पता होना चाहिए, यानी कि इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये होता है गिफ्ट में मैंने बता दिया कि यहाँ पर तो जाइगोट था यानी कि पूरा युग्मनज था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओनली गेमिट है, और गेमिट का मतलब समझते हो आप, युग्मक। अब इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक को क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखो जो युग्मक होता है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे पुरुष है, पुरुष में शुक्राणु नहीं बन रहे, ठीक है। तो जो पुरुष में शुक्राणु नहीं बन रहे तो क्या किया जाता है, मतलब शुक्राणु लेकर क्या कर दिया जाएगा, पुरुष के जो मादा के केस फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाएगा, यानी कि युग्मक को माता की फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक को फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, इन विवो होगा। देखो ऊपर वाले दो थे, यानी कि एक तो जिप्ट और एक IUT, इन दोनों में इन विट्रो था, लेकिन इनका जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं कि यानी कि युग्मक यानी कि गेमिट, युग्मक को क्या कर रहे हैं, मादा की शरीर मतलब युग्मक को कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित। और फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करेंगे तो ये जो निषेचन होगा, यानी कि ये कहाँ पर होगा, ये निषेचन होगा शरीर के अंदर। और जैसे ही शरीर के अंदर होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, अगर शरीर के अंदर हो रहा है तो इसको बोला जाएगा इन विवो। क्या बोला जाएगा, इन विवो। इन विवो का मतलब होता है कि शरीर के अंदर हो रही है प्रक्रिया, तो इसको बोला जाएगा इन विवो। तो ये बात थी हमारे सामने जो बात थी किसकी, टेस्ट ट्यूब बेबी की। ये है हमारे पास
टेस्ट ट्यूब बेबी को अच्छे से हमने जान लिया। इनमें जो 3 प्रक्रिया होती है, गिफ्ट होती है और IUT होता है, जिनको हमने अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं जो 3 पृथक वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि FCB। ये क्या होते हैं? FC का मतलब होता है पेरेंट्स चाइल्ड बेबी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जो पेरेंट्स चाइल्ड बेबी होते हैं इनको हम देख लेते हैं, यानी FCB। अगर बात करते हैं FCB की, ये FCB क्या होते हैं? FCB पेरेंट्स चाइल्ड बेबी। हम बात करते हैं FC और B। अब ये FCB क्या होता है तो हम देखते हैं। देखो इसमें जो देखते हैं FC का मतलब होता है यानी कि पेरेंट्स चाइल्ड बेबी। अब देखो पेरेंट्स चाइल्ड बेबी। अब इसकी बात करते हैं, किसकी? FCB की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, यानी कि FCB का मतलब होता है, ये होता है कि 3 यानी कि 3 क्या होगा? 3 FCB। इसका मतलब होता है कि जो 3 पृथक वाले क्या होंगे, इनमें बच्चे होंगे। अब ये क्या होंगे कि जो महिला ले सिंड्रोम क्या होता है? एक रोग होता है। देखो बात करते हैं, जैसे ये महिला है, अगर इस महिला के रोग हो गया कौन सा? ले है सिंड्रोम। अगर जिस महिला के ले सिंड्रोम रोग होता है, लेह सिंड्रोम रोग से जो महिला क्या होती है? ग्रसित होती है। उन महिलाओं में क्या किया जाता है? जो बच्चे होते हैं वो कैसे होंगे? 3 FCB द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। देखो जो महिलाएं लेह सिंड्रोम रोग से क्या होती है? ग्रसित होती हैं, उन महिलाओं में क्या किया जाएगा? जो बच्चे होते हैं वो 3 FCB द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। अब देखो जिन महिलाओं के माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर होते हैं वो महिलाएं किससे ग्रसित होती है? लेह सिंड्रोम से ग्रसित होती है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जिन महिलाओं में अगर ले सिंड्रोम रोग होता है उन महिलाओं में क्या किया जाता है? 3 FCB बच्चे तैयार किए जाते हैं, एक बात। और जो दूसरी बात होती है कि ये जो महिला होती है, यानी कि कौन सी? ले सिंड्रोम से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं, इन महिलाओं में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब रोग की बात हो रही है तो एनर्जी इसमें क्या होती है? मतलब नष्ट हो जाती है जो। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। तो क्या होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर होगा तो महिलाएं क्या इस रोग से क्या हो जाएगी? ग्रसित हो जाएगी, यानी कि ले सिंड्रोम से ग्रसित हो जाती है। तो अब देखो मैं एक बार इन जो ये है हमारे पास, इसको एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि जिन महिलाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर होते हैं वो महिलाएं ले सिंड्रोम से ग्रसित होती हैं। उस विधि में पुरुष के जो शुक्राणु होंगे, जो पुरुष के शुक्राणु में तो पाया जाएगा केंद्र, और जो महिला के अंडाणु होते हैं उनमें केंद्र को क्या करा की मादा के केंद्र विहीन अंडाणु में क्या करा दिया जाता है? प्रवेश करा दिया जाता है। ये बात आपको कुछ समझ में आई? देखो फिर से देखिए आप, जिन महिलाओं की माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर हो जाते हैं वो महिलाएं लेह सिंड्रोम से क्या हो जाती है? ग्रसित होती है। इस विधि में जो पुरुष होता है, इस विधि में पुरुष की जो शुक्राणु होते हैं, पुरुष के शुक्राणु में क्या होता है? केंद्रक, तथा महिलाओं की जो अंडाणु के केंद्र को क्या कर दिया जाता है? महिलाओं का जो अंडाणु का केंद्रक होता है उसको किराए की मादा के केंद्र विहीन जो अंडाणु होते हैं उसमें क्या करा दिया जाता है? प्रवेश करा दिया जाता है। तो ये बात किसकी हो गई? ये महिला होगी। और इसका जो अंडाणु होता है इसको किराए की मादा में, इसका केंद्रक तो निकाल दिया जाता है लेकिन किराए की इस केंद्रक विहीन, इसमें तो केंद्रक होता है लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता, यानी किराए की मादा में। तो इसमें क्या करा दिया जाता है? इसको प्रवेश करा दिया जाता है। इस आधार पर ये क्या होते हैं? ये प्रक्रिया होती है। आजकल ये वैसे ट्रेंड में चल रही है, लेकिन आप तो इतना याद रखना कि ये होती क्या है और इसमें किया क्या जाता है। यानी कि महिला, पुरुष में केंद्रक होता है, पुरुष के शुक्राणु में केंद्रक होता है, लेकिन जो महिला होती है किराए की, उसका जो केंद्रक है वो बाहर निकाल दिया जाता है ताकि जो इस महिला का केंद्र होता है अंडाणु का, वो इसमें प्रवेश कराया जा सके और एक अच्छी संतति पैदा हो सके। तो ये बात हो गई किसकी। अब हम कुछ कोशिकाएं देख लेते हैं, जैसे स्तंभ कोशिका। और स्तंभ कोशिका एग्जाम में आती है, आपको पता है इस चीज़ का। स्तंभ कोशिका को बोला जाता है स्टेम कोशिका, यानी स्टेम सेल्स। तो अब हम देख लेते हैं स्टेम सेल्स। हम बात करेंगे किनकी? स्टेम। अब देखो स्तंभ कोशिका देखने से पहले स्टेम जो कोशिका होती है तो इसके बारे में हम देखते हैं। स्तंभ कोशिका, देखो स्टेम सेल्स, स्टेम कोशिका है यानी कि स्तंभ कोशिका।
अब ये क्या होती है, अगर बात करते हैं हम स्टेम कोशिका की यानी कि स्तंभ सेल की, स्तंभ कोशिका की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अविभेदित कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, इसकी अगर परिभाषा देखते हैं हम, डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होती है, जो अविभेदित कोशिकाओं के जो समूह होता है यानी कि जो ग्रुप होता है, अविभेदित कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाएगा, स्टेम सेल्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो अविभेदित हमने अभी बोला, अब ये क्या होती है, देखो इसकी जो हम इसको तो हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि अविभेदित जो कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह को क्या बोला जाएगा, स्टेम सेल्स बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि ये क्या होता है, अविभेदित क्या होता है, देखो जिसमें विभाजन की क्षमता हो लेकिन कार्य निर्धारित ना हो उसे क्या बोला जाएगा, अविभेदित कहा जाता है। देखो इसमें विभाजन की क्षमता होगी, इसमें क्या होगा, विभाजन की क्षमता तो होगी, विभाजन की क्षमता होगी, लेकिन विभाजन की क्षमता तो होगी लेकिन क्या होगा, इसका कार्य निर्धारित नहीं होता, कार्य निर्धारित नहीं होता। ये बात किसकी हो गई, देखो अब क्या होता है, स्तंभ कोशिकाएं क्या होती है कि अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है उन्हें बोला जाएगा स्टेम सेल्स यानी कि स्तंभ कोशिका, और जो अविभेदित क्या होती है, ये वह कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजन की क्षमता तो पाई जाती है लेकिन कार्य निर्धारित नहीं होता, इनका कार्य क्या होगा, कितना होगा, ये सब चीज़ें निर्धारित नहीं होती। अब हम बात करते हैं जो स्टेम सेल होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, मतलब जो स्टेम्स कोशिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ स्टेम सेल ये जो होती हैं, ये होती हैं 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। अब हम बात करते हैं कि जो स्टेम सेल होते हैं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। सबसे पहले होते हैं टोटिपोटेंट, क्या होता है, टोटिपोटेंट, ये होता है टोटिपोटेंट का नाम है। और जो दूसरी होती है जो प्लूरिपोटेंट होता है, और जो तीसरी होती है वो भ्रूणीय स्टेम कोशिका होती है, और जो फोर्थ होती है वो होती है वयस्क स्टेम सेल्स होती है। तो हम इन चारों को अच्छे से हम देख लेंगे। पहले होगी टोटिपोटेंट और जो दूसरी होती है वो होती है प्लूरिपोटेंट, टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट। देखो ये हो गई टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, ये जो टोटिपोटेंट होता है और जो प्लूरिपोटेंट होता है, देखो ये 4 होती है, कौन सी, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और भ्रूणीय स्टेम सेल्स। और जो फोर्थ होती है हमारे पास ये होती है वयस्क स्टेम सेल्स। तो हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसको, टोटिपोटेंट को। ये क्या होती है, पहले को हम देखेंगे टोटिपोटेंट। ये जो टोटिपोटेंट होता है इसमें क्या होता है, तो इसको मैं बता दूं साथियों, इसमें क्या होगा कि ये वह क्या होती है, वह स्टेम सेल्स होती है जिसकी सहायता से संपूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं, उसे टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये प्रश्न ऐसे आते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेम सेल्स हैं जिनके द्वारा मानव की पूरी बॉडी का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो उसका आंसर रहेगा आपके पास कौन सा, टोटिपोटेंट। तो टोटिपोटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लो आप कि जो हम बात करें कि टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, अगर टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो वो होती है कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। पहली होती है टोटिपोटेंट, और जो दूसरी होती है वो प्लूरिपोटेंट, जो तीसरी होती है वो भ्रूणीय स्टेम सेल्स, और जो फोर्थ होती है वो होती है वयस्क स्टेम सेल्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा टोटिपोटेंट। और ये जो टोटिपोटेंट होती है ये वह स्टेम सेल्स होती है जिसके द्वारा यानी कि मानव का संपूर्ण शरीर यानी कि संपूर्ण शरीर का क्या किया जा सकता है, संपूर्ण शरीर का निर्माण किया जा सकता है, उसे टोटिपोटेंट कहा जाता है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। इसको वैसे लिख सकते हो आप स्टेम सेल्स। ये पढ़ क्या रहे हैं हम, स्टेम सेल्स ही पढ़ रहे हैं, वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं लेकिन फिर भी स्टेम सेल्स, ये बात हो गई। अब देखो टोटिपोटेंट पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे नंबर की होती है हमारे पास वो होती है प्लूरिपोटेंट। अब बात किसकी करते हैं, प्लूरिपोटेंट की। तो ये वह स्टेम सेल्स होती हैं जिसकी सहायता से किसी अंग का निर्माण कर सकते हैं। देखो प्यूरी, आप ऐसे याद करने का तरीका बता दो, क्योंकि टोटी का मतलब होता है टोटल,
याद करने, अभी मैं इनको याद करने का तरीका बता दूंगा, 1 मिनट को आप इनको वैसे देख लो कि ये जो प्यूरिपोटेंट होता है, ये स्टेम जो सेल्स होती है, ये वह स्टेम सेल्स होती है जिसकी सहायता से किसी अंग का निर्माण कर सकते हैं, प्यूरिपोटेंट कहलाता है। अब बात करते हैं हम किसकी, जो भ्रूणीय स्टेम सेल, जो तीसरी हमारे पास है वो हो जाएगी भ्रूणीय स्टेम सेल। अब देखो ये जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भ्रूण में पाई जाएंगी, साफ सी बात है। भ्रूण का मतलब युग्मजन में पाई जाएगी, अपरा में पाई जाती है। और जो एक होता है, देखो हम बात करते हैं किसकी, भ्रूणीय स्टेम सेल्स की, ठीक है। अगर ये भ्रूणीय स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये किस में पाई जाती हैं, भ्रूण में पाई जाती है। जैसे एम्ब्रियोनिक नलिका होती है, इसमें पाई जाती है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, भ्रूण की। तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, भ्रूण में पाई जाएगी, यानी कि ये युग्मनल में पाई जाएगी। ये किस में पाई जाएगी, अपरा में पाई जाएगी। और एक जो हमारे पास होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक नलिका, जो ये कहाँ पर पाई जाएगी, और एम्ब्रियोनिक नलिका। तो आपके समझ में आ गई होगी ये बात। अब देखो हम बात करते हैं वयस्क स्टेम, किसकी बात कर रहे हैं, वयस्क स्टेम। तो ये जो वयस्क स्टेम होती है जिसकी सहायता से अंग का क्या कर सकते हैं, वह स्टेम सेल्स जिसकी सहायता से क्या अंग का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। देखो यानी कि, और ये जो स्टेम सेल्स होती हैं ये कहाँ पर पाई जाएगी, अगर ये भ्रूण में पाई जाएगी तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, वयस्क में पाई जाएगी। जैसे वयस्क की बात करते हैं तो बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में पाई जाती है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं अपन, अस्थि मज्जा। अब देखो आप इनको हम याद करते हैं आसान तरीके से। देखो टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, अगर टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो टोटिपोटेंट, यानी कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, ये क्या करती है, पूरे शरीर का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। यानी कि वह स्टेम सेल्स जो पूरे शरीर का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है, क्या होगा, टोटिपोटेंट। अब देखते हैं प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल, यानी कि वह स्टेम सेल्स जो क्या कर सकती है, शरीर के एक अंग यानी कि अंगों का निर्माण कर सकती है, वो क्या होगा, प्यूरिपोटेंट। देखो याद ऐसे करना है, अगर टोटिपोटेंट की बात हुई यानी कि टोटल, ऐसे आप दिमाग में सेट कर लो टोटल, तो टोटल होगा तो मतलब पूरे शरीर का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। और देखो प्यूरी, जो हमारे शरीर होते हैं मतलब कैसे, तो प्यारे प्यारे होते हैं, तो प्यारे प्यारे ऐसे आप याद कर लेना कि जो हमारे अंग होते हैं वो होते हैं प्यारे प्यारे। तो प्यूरिपोटेंट से बन जाएगा कि जो प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है ये क्या करती है, शरीर के अंगों का निर्माण करती है। अब देखो भ्रूणीय स्टेम सेल, ये भ्रूणीय स्टेम सेल्स होती है, ये क्या करती है, ये भ्रूण में पाई जाती है। हम भ्रूण की बात करते हैं तो जैसे युग्मनल में पाई जाएगी, अपरा में पाई जाएगी और एम्ब्रियोनिक नलिका में पाई जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्या, वयस्क स्टेम सेल्स। तो ये जो वयस्क स्टेम सेल्स होती है ये क्या करती है, यानी कि वयस्क में पाई जाती है। और दूसरी बात, वयस्क में भी एक ये क्या करती है, अंगों का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बोन मेरो या अस्थि मज्जा, ये चीज़ हमारे पास हो गई। तो एक मिनट आप रुकिएगा। तो ये हमारे पास हो गई स्टेम सेल्स। अब देखो स्टेम सेल्स के बाद हम देखते हैं एक और छोटी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। देखो आप, एक होता है मोनोक्लोनल, ये क्या होती है, यानी कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये क्या होती है हम देखते हैं। देखो अब देखो ये है ना, पहले भी नाम सुना गया इसका, ये क्या होती है, अगर कोई बता सकता है तो कमेंट्स में देखना, इसका आंसर बताना, मैं बताता हूँ। वैसे तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, यानी कि ये क्या होती है, वातावरण में कुछ विशेष यानी कि कुछ विशेष ऐसी बीमारियाँ होती है जिसको नष्ट करने की क्षमता केवल जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है उसी में होती है। अतः ऐसी बीमारी का उपचार जो मोनोक्लोनल में एंटीबॉडी का निर्माण करके दूर किया जा सकता है, यानी कि कर सकते हैं। देखो हम देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं, मोनोक्लोनल की। ये जो मोनोक्लोनल होती है ये क्या होती है, यानी कि वातावरण में कुछ इस प्रकार की क्या पाई जाती हैं, बीमारियां पाई जाती है, जिसको ओनली किसके द्वारा, कौन सी ग्रंथि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज किया जा सकता है, यानी कि इसके यूज करके हम इन बीमारियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसजेनिक, इसमें देखते हैं
हमारा जो हेडिंग हो गया, हमारी टाइटल होगा वो देख देंगे ट्रांसजेनिक। ये देखेंगे ये जो ट्रांसजेनिक होता है, अब देखेंगे ट्रांसजेनिक। बात करते हैं ट्रांसजेनिक की, और ट्रांसजेनिक की बात करते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक जीन। देखो ट्रांसजेनिक की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसजेनिक जीन, ट्रांसजेनिक जीन। अभी जो ट्रांसजेनिक जीन होती है ये क्या होती है, देखो ट्रांसजेनिक जीन का मतलब होता है कि वह जीन जिसको अन्य जीवों में क्या कर सकते हैं, अन्य जीवों के अंदर निवेश करवाया जाता है, यानी कि करवाया जा सकता है, उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसजेनिक जीन कहा जाता है। क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है ट्रांसजेनिक जीन। पहले जो हमारे ये हेडिंग ट्रांसजेनिक, और उसमें भी हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक जीन। और ट्रांसजेनिक जो जीन होती है वो क्या होती है कि वह जीन जिसको अन्य जीवों के अंदर क्या किया जा सकता है, निवेश करवाया जा सकता है, उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसजेनिक जीन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, तथा जिस जीवों में क्या किया जाएगा, इनको प्रवेश कराया जाता है, उसे ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। तो एक साथ हो गई ये दोनों चीज़ें, यानी कि ट्रांसजेनिक जीन भी हो गई, यानी कि इस जीन को अन्य जीवों में क्या कराया जा सकता है, प्रवेश कराया जा सकता है। लेकिन जिन जीवों में इस जीन को प्रवेश कराया जाता है उनको क्या बोला जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी ट्रांसजेनिक जीव। आई बात समझ में, ये दोनों बातें एक साथ क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इसमें जो प्रथम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करते हैं। जो प्रथम ट्रांसजेनिक जीव था, यानी कि प्रथम जो ट्रांसजेनिक एनिमल था वो था हमारे पास सुपर माउस। सुपर माउस का मतलब जिसे मानव की वृद्धि हार्मोन्स की जीन को क्या करवाया गया था। अब देखो, सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक एनिमल था ये था सुपर माउस। इसको आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में आते हैं। सुपर माउस। अब इसमें क्या किया गया था ये भी आपको याद रखनी होगी। इसमें है ना, मानव की जो वृद्धि हार्मोन्स की वृद्धि हार्मोन्स की जीन होती है उसको इसमें क्या करवाया गया था, निवेश करवाया गया था। तो हमें इसको लाइन टू लाइन लिखे तो कैसे लिख सकते हैं कि प्रथम जो ट्रांसजेनिक एनिमल था वो था सुपर माउस, और जिसमें भी मानव की वृद्धि हार्मोन्स की जो जीन होती है उसको क्या करवाया गया था, निवेश करवाया गया था। ठीक है, अब देखो, कैंसर के जो अध्ययन में जिन चूहों का उपयोग किया गया था उनको क्या बोला गया था, ये भी आपको नोट करके साइड में नोट कर लेना है कि जो कैंसर के अध्ययन में जिन चूहों का उपयोग किया गया था उन्हें ऑन्कोजेनिक चूहे कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, ऑन्कोजेनिक चूहे। और जिनमें से भी 99% ट्रांसजेनिक जीव चूहे होते हैं। आई बात समझ में, ऑन्कोजेनिक चूहे। देखो, ऑन्कोजेनिक चूहे, ये बात समझ में आ गई क्या कि जो कैंसर के अध्ययन में जिन चूहों का उपयोग किया गया था उन्हें ऑन्कोजेनिक चूहे कहे जाते हैं। ठीक है, और उनमें से भी 99% जो जीव होते हैं, जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं, 99% जो ट्रांसजेनिक जीवों की बात करते हैं वो क्या होते हैं, लगभग चूहे ही होते हैं। अदर जीवों को काम में बहुत कम लिया जाता है। तो 99% क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, चूहे ही होते हैं। ये बात आपको याद कर लेनी है। अब देखो, इसके बाद हम देखते हैं रोजी। ये भी एक ट्रांसजेनिक जीव था, और जीव भी कैसा था, ये गाय थी। तो हम देखते हैं किसको, रोजी को। ये देख लेते हैं रोजी। ये रोजी थी, ये क्या था, एक ट्रांसजेनिक जीव था। और ट्रांसजेनिक जीव की बात करते हैं यानी कि ट्रांसजेनिक गाय, ये क्या थी, एक ट्रांसजेनिक गाय थी। इसमें क्या किया गया था, इसमें लेग एल्बुमिन की जो जीन थी उसको क्या करवाया गया था, प्रवेश कराया गया था। इसमें लेग एल्बुमिन, इसमें क्या कराया गया था, जो लेग एल्बुमिन होती है, देखो इस गाय में यानी कि इस रोजी में क्या कराया गया था, इसमें लेग एल्बुमिन की जीन को निवेश करवाया गया था। ये आपको याद रखना है, लेग एल्बुमिन की जीन को क्या करवाया गया था, निवेश करवाया गया था। ये दो बात हो गई। अब देखो, अब रोजी की बात करते हैं। रोजी गाय में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये बात भी आप नोट कर लेना। इसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा। रोजी गाय में प्रोटीन की क्या पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ये बात हो गई। तो अब एक बार और देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है जीएमओ। ये क्या होता है, जो जीएम होता है वो क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ये भी देख लेते हैं हम जीएमओ। हम बात करते हैं किसकी, जीएमओ की।
जेनेटिकली GMO बात करते हैं किसकी, GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, देखो जेनेटिकली मॉडिफाई तो इधर देखिएगा आप GMO ये क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, अंग यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखो इनमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं आंधी मंकी और GM बछड़ा। ये क्या होते हैं, ये दो जीव होते हैं। देखो इनमें क्या किया गया था कि DNA का क्या किया, निवेश कराकर अलग अलग बंदरों का निर्माण किया जाता है, कि अलग अलग रंगों का निर्माण किया गया था। तो हम बात करते हैं एंडी मंकी। क्या होता है एंडी मंकी, एंडी मंकी ये होता है एंडी मंकी। अब इसके साथ क्या किया गया था, GMO की बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि एंडी जो मंकी था, एंडी मंकी यानी बंदर, ये सामान्य बंदरों में एक DNA निवेश कराकर अलग अलग रंगों के बंदरों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यानी कि ये सामान्य बंदर है, ठीक है, ये एंटीबॉडी। इसमें क्या किया, एक DNA को क्या किया, इसमें क्या किया, निवेश कराकर अलग अलग रंगों के क्या करते हैं, बंदरों का निर्माण किया जाता है। तो आप ऐसे समझना, एंडी बंदर की बात है कहीं तो क्या होगा, अलग अलग रंगों के बंदरों का निर्माण किया जाता है। कहाँ से, कैसे किया जाएगा, IDNA, एक DNA IDNA क्या करेंगे, इसमें प्रवेश कराएंगे, IDNA या फिर एक DNA, IDNA इसमें क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, एंडी मंकी। अब एक और देख लेते हैं, GM बछड़ा। क्या होता है GM बछड़ा, ये बछड़ा क्या है, यानी कि देखो GM बछड़ा, GM बछड़ा का मतलब GM बछड़ा, GM का मतलब आप जानते होंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसमें देखेंगे हम क्या देखेंगे, लेक्स। ये क्या होता है लेक्स, इस बछड़े, ये बछड़ा था, ये जो LAKES है लेक्स, ये क्या था, एक बछड़ा था, ठीक है। इस बछड़े में क्या किया गया था, इस बछड़े में ऐसी एंजाइम को निवेश कराया जाता था जो लैक्टोज की मात्रा को क्या कर दे, कम कर दे, जिससे क्या होगा, यानी कि ऐसी जीन को प्रवेश कराया गया था जिसमें क्या हो, लैक्टोज की मात्रा कम हो। जिससे होगा क्या, अगर लैक्टोज की मात्रा कम होगी उस जीन में तो होगा क्या, तो जिससे क्या होगा, दूध के अंदर वसा की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। आई बात समझिए, ये बात होगी इसकी। अब देखो जो GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जीव में, उसके आंतरिक आनुवंशिक पदार्थों में जो हेरी फेरी की जाती है। आई बात समझ में, ये जो GM होता है, इसमें क्या किया जाता है, जीवों के आंतरिक जो अंग होते हैं, आंतरिक अंगों में हेरी फेरी की जाती है। ये बात हो गई हमारी। तो आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो को कमेंट एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।